वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज़ गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी भी हम इसको बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम अपनी सेल ऑर्गेनेली नेक्स्ट जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने का, दैट इज़ गोल्गी बॉडी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, इसके बहुत सारे नाम हैं। डिप्टोजोम इसको बोलते हैं प्लांट सेल्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की थी, देन स्ट्रक्चर, देन फंक्शन। जैसे हम सभी सेल ऑर्गेनेल में पढ़ते हैं, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, और इसके अलावा भी कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जो गोल्गी बॉडी है वो डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी ने इन 1898 में। वो इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्हीं के नाम से इनको गोल्गी बॉडी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने किस में डिस्कवर किया था इसको, नर्व सेल्स ऑफ वॉन ओल एंड कैट में इसको डिस्कवर किया था। अब डिप्टोजोम लिखा हुआ है, डिप्टोजोम वर्ड, डिप्टोजोम हम इसको बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स ओनली। स्पेशली जो स्पेशल नाम है प्लांट सेल के अंदर वो इसको दिया गया है डिप्टोजोम। गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल के केस में इसको हम डिप्टोजोम नहीं बोलेंगे, बाकी किसी केस में नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्लांट सेल के केस में इसको हम डिप्टोजोम बोल सकते हैं। अब इसकी ऑकुरेंस ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट है, ठीक है। जब आपने सेल बनाया था, डिफरेंस लिखा था आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में, तो वहाँ पे हमने लिखा था कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो इसमें नहीं होगी, तो फिर किस में होगी, यूकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पे नहीं होगी, वो है मैमिलियन इरिथ्रोसाइट। अब शॉर्ट में बोले इसको समझने के लिए तो आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें नहीं होती है। सीप ट्यूब एलिमेंट्स जो प्लांट्स में होते हैं उनमें नहीं होती है। स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स के स्पर्म में गोल्गी बॉडी नहीं होती है। और बाकी सारे जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होगी। अब आगे देखिए जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन इसको शॉर्ट में याद रखते हैं। एक्चुअली दिस इज ए क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड एनी गोल्गी बॉडी, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो ये क्या है, देखो एक जैसे गोल्गी बॉडी जहाँ भी बनी होगी उसके अराउंड एक क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है जहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनेली, किसी भी तरह की जो सेल ऑर्गेनेली जो है, इवन ग्रैन्यूल जो हैं इसके साथ अटैच नहीं होते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाई जोन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ डिवाइड ऑफ। उसमें कुछ भी कोई भी और सेल ऑर्गेनेली वहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ एक क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया होगा, ना उसमें राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, और इवन स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी वहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था जोन ऑफ एक्सक्लूजन। आगे हम देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी और इसके कंपोनेंट्स कितने हैं। एक्चुअली इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। अब पिछला लेक्चर अगर आपको याद है तो ये आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 कंपोनेंट्स थे, सिस्टरने, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। अब इसमें 4 हैं, सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इसमें एक और जुड़ेगा लास्ट वाला, दैट इज वैक्यूल्स, इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो सिस्टरने और जो ट्यूब्यूल्स हैं, सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ये पहले वाले ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वही लैबलिंग है, वही नाम है, और वैक्यूल्स जो है वो एक्स्ट्रा है। तो 4 कंपोनेंट से ये मिलके बना है। और इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कोई फिक्स्ड मॉर्फोलॉजी इसकी नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर सकता है, इसका साइज वेरी करता है। बेसिकली पोलैरिटी इसकी एक जैसी रहती है और इसका साइज जो है वो वेरी करता है। जैसे उदाहरण के लिए जो ज़्यादा सिक्रीशन करेंगे सेल्स, जो ज़्यादा सिक्रीशन में जिनका काम होगा, कुछ ना कुछ निकालते हैं सेल, जैसे हमारे टीयर्स निकलेंगे, स्वेट निकलेगा, तो इनका काम है कुछ ना कुछ का निकालना। तो उनमें जो है जैसे लीवर सेल्स हैं, पैनक्रियास सेल्स हैं, बाइल निकालेंगे, पैनक्रियाटिक जूस निकालेंगे। तो ऐसे सेल्स में गोल्गी बॉडी काफ़ी डिवेल्प होगी। और जो कुछ नहीं निकालते हैं, उनका काम कोई सिक्रीशन का नहीं है जिन सेल्स का, तो उनमें गोल्गी बॉडी जो है वो डिवेल्प ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन होती सब में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है, इट इज़ वेल डिवेल्प इन द सिक्रेटरी सेल्स बट स्मॉल इन नॉन सिक्रेटरी सेल। अब स्मॉल का एग्जांपल दे दिया यहाँ पे मसल सेल्स, और सिक्रेटरी सेल्स के एग्जांपल हम लेते हैं आगे, जैसे स्वेट, टीयर, लीवर, पैनक्रियास, ये सारे सिक्रेटरी सेल्स हैं जो कि सिक्रीशन का फंक्शन जिनका होता है, सिक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। तो देखो इसके 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स।
अब देखो डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखो, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ गोल्गी बॉडी, राइट। अब इसमें दो फेसेस होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इस तरह से गोल्गी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन या साइड इस तरह से लेती है। यानी कि इसका जो कन्वैक्स साइड है ये वाला, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, और जो कनकेव साइड है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपने ये इसकी डायग्राम समझ ली, फिर आपको पूरी गोल्गी बॉडी जो है वो समझ में आ जाएगी। यानी कि इसका कन्वैक्स साइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ इसका कन्वैक्स साइड, और कनकेव साइड कहाँ चली जाएगी फिर? ये जैसे मान लो ये पूरा सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर आ जाएगी, तो कनकेव साइड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सिस फेस, इसकी दो फेस हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस बोल लो, या आप बोल लो कन्वैक्स साइड, कनकेव साइड, सिस फेस या ट्रांस फेस, या आप इसको बोल लो दैट इज, और भी इसके दो नाम और हैं इसके, अभी देखते हैं इसको हमने क्या लिखा है। तो इसकी 4 कंपोनेंट्स हैं। देखो, ए सिस्टर ने आ गया, ठीक है, ये स्टैक्स हैं 6 to 8, 4 to 8, नंबर वैरी करता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, नंबर वैरी करता है। सिस्टर ने आगे, अब यहाँ पे आगे ब्रांचिंग हो जाती है इसकी, ठीक है, इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, उनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, दैट इज़ द सेकंड कंपोनेंट। और उनके आगे ये जो वैक्यूल्स लगे हुए हैं, वेसिकल्स लगे हुए हैं एक्चुअली, अब इसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। अब ये बड ऑफ हो जाते हैं, बड ऑफ मतलब ये टूट के गिर जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। एक्चुअली वेसिकल, वैक्यूल्स क्या है? दे आर द लार्ज वेसिकल्स, ठीक है। 4 कंपोनेंट सिस्टर ने समझ गए। ये 4 to 8, 6 to 12 नंबर में भी वेरी ये कर सकता है, ठीक है। ये तो इसका जो कन्वैक्स साइड है वो ट्रांस फेस की तरफ है, और जो कनकेव साइड है इसकी वो सिस फेस की तरफ है, ठीक है। और इसको कन्वैक्स साइड और कनकेव साइड भी बोलते हैं, ट्रांस फेस, सिस फेस। और भी इसके दो नाम और हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है, वो हम अभी देखते हैं। अब देखो सिस्टर, दिस इज द सिस्टर ने, और यहाँ पे ब्रांचिंग जब हो जाएगी इसकी, देन ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के आगे लगे हैं वेसिकल। अब वेसिकल बड़े हो जाएंगे। देखो, पहले वेसिकल में थोड़ा मटेरियल है वो छोटे हैं, जब उनमें ज़्यादा सिक्रिटरी मटेरियल आ जाएगा जो कि मेन फंक्शन है गोल्गी बॉडी का, तो वो बन जाएंगे वैक्यूल्स। अब यही सारी स्टोरी थी, यही लिखा हुआ है और यही हमने पढ़ना है, ठीक है। अब इनके बीच का जो स्पेस है ना, इनके जो सिस्टर ने के बीच का स्पेस है, उनको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है, ये लिखा हुआ ल्यूमन, उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। ओके, लेट्स सी द लिखा क्या है। सबसे पहले सिस्टर ने के बारे में, ओके, दे आर द मेम्ब्रेन bound, they are membrane lined curve but flattened sacules which occur in 6 to 8, 4 to 12 नंबर में भी बैरी। एंड मॉर्फोलॉजी जो है वो इसकी कोई, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है ना, मॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं स्ट्रक्चर को, वो उसका कोई फिक्स्ड नहीं है। अब कर्वेचर जो है उसको पोलैरिटी देता है सिस्टर ने को। अब देखो, कन्वैक्स साइड को हम फॉर्मेटिव फेस बोलते हैं, सिस फेस भी बोलते हैं, और प्रॉक्सिमल फेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। कन्वैक्स आ गया, फॉर्मेटिव मतलब फॉर्मेशन करता है तो फॉर्मेटिव, और सिस फेस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल इसका अपोजिट डिस्टल, कन्वैक्स कनकेव साइड आ गई, और फॉर्मेटिव जो फॉर्मेशन वाली, और जो फॉर्म होकर मैच्योर हो जाएगी तो वो मैच्योरेशन फेस, और सिस और ट्रांस फेस। इस तरह से आपको ये सारे याद रखने हैं। अब कनकेव साइड ये मैंने बता दिया है, देखो आप समझ जाओगे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। द कनकेव साइड जो है मैच्योरिंग फेस जो है वो किसकी तरफ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और कन्वैक्स साइड या फॉर्मिंग फेस किसकी तरफ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। और देखो, इनकी जो सिस्टर ने जो है वो उनके वैरी करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है उनके सिस्टर ने में, जो फॉर्मिंग फेस और मैच्योरेशन फेस के हैं। जैसे जैसे आप फॉर्मिंग फेस से मैच्योरेशन फेस की तरफ जाते जाएंगे तो उसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस भी बढ़ती जाएगी, और उसका ल्यूमन भी वाइड हो जाएगा, वाइडर होता जाएगा। यही डिफरेंस है दोनों में। ल्यूमन मैंने बताया जो स्पेस है, मतलब उसके जो थिकनेस भी बढ़ती जाएगी, जैसे जो फॉर्मेशन फेस है अभी बन रही है, उसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस कम है, ल्यूमन भी उसका कम है। और जैसे जैसे हम मैच्योरेशन फेस की तरफ जाते जाएंगे तो उसका ल्यूमन भी बढ़ता जाएगा और उसकी थिकनेस भी बढ़ती जाएगी, अगर आपने डिफरेंस याद रखना है तो। नेक्स्ट आर द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या है? दीज आर द शॉर्ट ब्रांच, ये मैंने उसमें बता दिया डायग्राम में, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया। ओके, दे आर द शॉर्ट ब्रांच एंड इंटरकनेक्टेड होलो फिलामेंटस सबस्ट्रक्चर भी डिवेल्प ऑन द साइड ऑफ द मैच्योरिंग फेज ऑफ द सिस्टर ने। जैसे ये फॉर्मिंग फेज आ गई, इसके आगे आगे हमारी
मैच्योरेशन फेस आ गई। तो इसके जो सिस्टर ने है वो यहीं इसके सिस्टर ने से ट्यूब्यूल्स जो है ब्रांचिंग चेंज जो है वो डिवेल्प होती हैं, ठीक है। अब वेसिकल्स मैंने आपको बता दिया, स्मॉल सैक्स हैं विच डिवेल्प फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स के आगे लगे हैं, बर्ड ऑफ हो जाते हैं, वहाँ से टूट के गिर जाते हैं। ओके, दे कंटेन द सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। सिक्रीशन मेन जो गोल्गी का काम है वो सिक्रीशन करना ही है, किसी न किसी चीज़ को निकालना, ठीक है, यही काम है। और दे बर्ड ऑफ फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स एंड पास ऑन टू आइदर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वहाँ से जो वेसिकल्स निकलेंगे, ठीक है, वेसिकल्स निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, या तो सेल के बीच में, सेल के अंदर ही रहेंगे, वहाँ पे कोई काम है, या सेल के बाहर थ्रू एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आइदर सेल मेम्ब्रेन फॉर थ्रोइंग आउट देयर प्रोडक्ट्स, अब अपने प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए सेल मेम्ब्रेन की तरफ, थ्रू एक्सोसाइटोसिस अगर सेल से बाहर करने हैं, और टू एन इंट्रासेलुलर या विद इन द सेल के बीच में ही रहेंगे, इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन फॉर ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब आगे देखिए वैक्यूल्स क्या है, जब वेसिकल्स बड़े हो जाते हैं साइज में, उनमें प्रोडक्ट ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा आ जाएगा, उसी को हम वैक्यूल्स बोलेंगे। दे आर लार्ज राउंडेड वेसिकल्स और सैक्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कनकेव मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग से जो वैक्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं सॉरी, वो बनना स्टार्ट होंगे, और मैच्योरेशन फेज तक पहुँचते दे विल चेंज इनटू द लार्ज साइज वैक्यूल्स। तो यही लिखा है, प्रोड्यूस्ड बाय द कनकेव मैच्योरिंग फेज, कनकेव साइड मैच्योरिंग साइड है ऑफ द डिजिटल सिस्टम है। और लाइजोसोम भी यहाँ पे बनते हैं। लाइजोसोम हमारी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें कि सिक्रेटरी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, इनको सुसाइडल वैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ। आइए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, तो हमारे लाइजोसोम भी वहाँ से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन, इसके फंक्शन देखो, इसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, ये क्या क्या करता है। एक तो ये ग्लाइकोसाइलेशन का काम करता है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब जब कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड, और कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देंगे, ठीक है। तो ये एडिंग का काम जो चलता है, कॉम्प्लेक्सिंग का काम जो चलता है, ये कहाँ चलता है, हमारे गोल्गी बॉडी में, ठीक है। इट प्रोड्यूस ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स, कैसे, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और प्रोटीन के साथ ज्वाइन होंगे। अब एक्रोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम होता है, तो मैं बोलूँगी स्पर्म का हेड होता है, टिप होती है। स्पर्म क्या होता है, ये मेल गैमेट होता है, ठीक है, +2 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है, उसका जो हेड पार्ट है, अब उसको स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा हमने, +2 में पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो हेड पार्ट है स्पर्म का, वो कहाँ से बनता है, एक्रोसोम का। और एक्रोसोम कहाँ से बनता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है। तो इम्पॉर्टेंट है विटालोजेनेसिस होता है, जो योग सिंथेसिस होता है, ठीक है। योग मतलब जो येलो वाला पार्ट होता है ना एग में, जो रिज़र्व फूड मटेरियल हम बोल सकते हैं, रिज़र्व फूड मटेरियल होता है एग में, वो उसी को हम, वो किससे बनता है, गोल्गी बॉडी से। गोल्गी बॉडी उसमें हेल्प करती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विटालोजेनेसिस। एग के 2 पार्ट्स होते हैं ना, बाहर वाइट वाला एल्बुमिन और अंदर जो येलो वाला है दैट इज़ योक। तो योक एक्चुअली है क्या, योक वो रिज़र्व फूड मटेरियल है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, बेबी है, उसके लिए वहाँ से फूड नरिशमेंट उसको वहाँ से मिल जाती है। दूसरा सिक्रीशन, अगला देखो, सिक्रीशन जो है वो वही मेन काम है गोल्गी बॉडी का, ये आपको ज़रूर लिखना ही है, याद रहना ही चाहिए आपको, ठीक है। इट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस। और इसमें क्या क्या सिक्रीट करता है, जैसे प्रोटीन हो गई, कुछ एंजाइम्स हो गई, लिपिड्स हो गए, स्टेरॉइड हो गए, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में पास होते हैं। दोनों सारे कनेक्टेड है ना, हम अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो सेल के अंदर ही। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड है वहाँ से। अब गोल्गी बॉडी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसको पास किया गोल्गी बॉडी में। अब गोल्गी बॉडी क्या करेगा, इसको फिर से कॉन्सेंट्रेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैक कर देगा इसको बायोकेमिकल्स को, और उसको सिक्रीशन वेसिकल्स में डाल देगा, ठीक है। देखो जिनका काम सेल का सिक्रीशन का है वो ज़्यादा वेल डेवलप है, तो इनका काम यही है मेनली सिक्रीशन वेसिकल में। और वेसिकल क्या बन जाएंगे बाद में, वैक्यूल्स बन जाएंगे बड़े बड़े। अब सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स देखो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे म्यूकस बताया, गॉबलेट से म्यूकस जो निकलता है, डाइजेस्टिव सिक्रीशन हो गई, स्वेट हो गया, टीयर्स हो गई, एंटीबॉडीज़ हो गई।
सलाइवा हो गया। जैसे जैसे आप देखो अपना सिलेबस कवर करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा और आप चीज़ें कनेक्ट करते जाओगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वीडियो में आपको सारी बायो समझ में आ जाए, पहले आपको सारी बायो पढ़नी पड़ेगी, देन समझनी पड़ेगी, फिर आप कनेक्ट करके देखेंगे, तब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब स्वेट आपको पता है, टीयर्स आपको पता है, एंटीबॉडीज़ आप +2 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ी। सलाइवा जो हमारी लार निकलती है उसको हम सलाइवा बोलते हैं। देखो अगला काम है इसका लिपिड के ट्रांसपोर्ट का। लिपिड कहाँ बनता है? एससीआर में हम पहले इसमें फंक्शन पढ़ चुके हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड्स बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो इस लिपिड जो बनाता है वो गोल्गी एपरेटस में पास होते हैं, विच पास टू द गोल्गी एपरेटस। वो उसको पैक करता है। फिर से मेन काम है इसका सिक्रीशन और पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। ओके, से उसको सिक्रीशन वेसिकल में पैक करेगा, और जो फिर पैक करने के बाद क्या होगा? पास आउट द लिपिड या तो सेल के बाहर हो जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। सेल के बाहर लिम्फेटिक मतलब हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगे। इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जो 5th यूनिट है +1 की लास्ट वाली। ओके, अब दूसरा सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल प्लेट फॉर्मेशन का। सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है मिडल of dividing cell through fusion of vesicle produced by Golgi apparatus. Cell plate give rise to the middle lamella. ठीक है, और ये मिडल लैमिला को जैसे देखो अब ये क्या बोलता है, इसको हम याद रख लेते हैं 2-3 जगह, क्योंकि हमें और भी पढ़ना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी यही फंक्शन है। मान लो ये सेल प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, हमने पढ़ लिया। एनिमल सेल में नहीं होती है। तो ये जो सेल है प्लांट सेल, वो कैसे डिवाइड होता है? वो डिवाइड होता है जब 1 से 2, 2 से 4 बनाएगा तो वो अंदर से बाहर की तरफ होता है डिवाइड, ठीक है। और जो एनिमल सेल है वो बाहर से अंदर की तरफ टूटना शुरू होता है, तब ये 2 बनाता है। लेकिन प्लांट सेल देखो, इसमें जो सेल वॉल है बहुत ही थिक है, तो यहाँ से वो अंदर से बाहर की तरफ टूटता है। तो इसी को हम मिडल लैमिला बोलते हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, इसी को हम मिडल लैमिला बोलते हैं। और वो किसका बना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्गी बॉडी का। यानी कि मतलब ये बोलने का कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आप यही फंक्शन लिखेंगे सेल प्लेट फॉर्मेशन का, और गोल्गी बॉडी में भी आप यही लिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में रीसाइक्लिंग ऑफ मेम्ब्रेन जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो बनती हैं, टूटती हैं नई सेल, तो वो उसके लिए उसमें भी ये गोल्गी बॉडी जो है वो हेल्प करती है। अब देखिए यहाँ से हमने पढ़ा गोल्गी बॉडी के बारे में। सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, इसमें जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है। सबसे पहले इसकी डायग्राम आपने सिस फेज, ट्रांस फेज और फॉर्मेटिव फेज, मैचुरेशन फेज, कन्वैक्स साइड, कनकेव साइड, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है तो कंपोनेंट्स लिखना कुछ भी नहीं है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़े हैं वही हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, दैट इज़ वैक्यूल्स। ये सारे इंटरकनेक्टेड है ना, इसलिए। तो इसमें देखो सिस्टर ने आ गया, इसके बारे में लिखना है, टिब्यूल्स के बारे में लिखना है, वेसिकल्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले आपने ये डायग्राम जो है वो समझनी है। आप जितनी सिंपल इजी हो सके आप उतनी बना सकते हो। अब देखो फंक्शंस इसके मिडल लैमिल, एक सेल प्लेट फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका ये सेम है। दूसरा इसका मेन काम जो है, मेन काम यही है पैकेजिंग और सिक्रीशन। शुरू में हमने पढ़ लिया जो सेल जितने सिक्रीशन का काम करते हैं वो उतने वेल डिवेल्प है उनमें गोल्गी बॉडी, और जो नहीं करते हैं उनमें गोल्गी बॉडी डिवेल्प नहीं है, स्मॉल है। तो इसका मेन काम क्या हो गया? सिक्रीशन, पैकेजिंग सिक्रीशन। एक्रोसोम बनाता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है, विटालोजेनेसिस। ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, लिपिड ट्रांसपोर्ट, फिर आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।